नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार TGT SST दिल्ली। आज हम लेकर आए हैं सेकंड वीडियो जो अभी हाल में हुए परीक्षा से संबंधित है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। इसमें आपको हर प्रश्न में बेहतरीन व्याख्या मिलेगी और साथ ही हर प्रश्न से आपके कम से कम 4 या 5 फैक्ट्स आपको मिलेंगे जिससे आपके 50 से 60% क्लियर होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कंप्लीट कंप्लीट जीएस 360 कंप्लीट जीएस 360 चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी वीडियो हैं चाहे वो NCERT बेस्ड हों या फिर किसी परीक्षा से संबंधित हैं, इन सभी की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है, किस समिति आयोग ने भारत में ग्रामीण प्रशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो सबसे पहले कौन सी समिति ने जो है पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी? ये प्रश्न अभी हाल की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, SN श्रीनिवास समिति और काका कालेलकर। तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर है वो है बलवंत राय मेहता समिति। इसने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। और जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन 1900 गया। बाकी जो ऑप्शन है उनको भी हम देखते हैं वो किससे संबंधित हैं। अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन जो है 1977 में किया गया और इसने 2 स्तरीय व्यवस्था की अनुशंसा की। SN श्रीनिवास समिति ये जो समिति है इसका गठन 2013 में किया गया और ये कॉरपोरेट से संबंधित समिति है। कॉरपोरेट मामलों से संबंधित इसका गठन किया गया। चौथा जो ऑप्शन था काका कालेलकर आयोग, इसका पंचायत से कोई संबंध नहीं है। इस आयोग का गठन जो है 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए किया, पिछड़ा वर्ग के लिए। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? ऑप्शन है प्रति चक्रवातीय वर्षा, सेवनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा या पर्वतीय वर्षा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, सेवनीय वर्षा। तमिलनाडु में सेवनीय वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है और ये लौटते मॉनसून के कारण वर्षा होती है। जो उत्तर पूर्वी मॉनसून है लौटते समय जो है तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा करता है, जो सेवनीय वर्षा का एक प्रकार है। अगला जो प्रश्न है तीसरा, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से हमें वो बताना जो सत्य है। पहला है इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये गलत है। इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जो कंडीशन और शर्तें पूरी नहीं करते उन कैंडिडेट्स की जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर सकता है। यह केवल चुनाव के समय संचालित होता है, ये गलत है। यह एक स्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर है इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए मतदाता दिवस। और साथ ही जो चुनाव आयोग है इसका संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया गया है। 324 अनुच्छेद जो संविधान का वो चुनाव आयोग से संबंधित है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इनमें से ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, कस्टम ड्यूटी, आबकारी कर। तो जो 2025-26 का बजट था उसमें सबसे ज्यादा इनकम सरकार को किससे हुई? इसमें हमारे जो ऑप्शन हैं उनको हम देखते हैं। जो हमारा राइट आंसर है वो है
आयकर। और 2025-26 का जो बजट था, इसका थीम था सबका विकास, सबका विकास। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर से सरकार को 18% इनकम हुई, आयकर से 22% आमदनी हुई, कस्टम ड्यूटी से, जो कस्टम ड्यूटी है उससे सरकार को 4%, और आबकारी जो कर है उससे 5% इनकम जो है सरकार को मिली। अगला हमारा प्रश्न है 5वां, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता का प्रभाव नहीं है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा का प्रभाव कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, जैव विविधता में वृद्धि, और डी है CO2 फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है जैव विविधता में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव है, ओजोन क्षरण, ओजोन परत का ह्रास भी होता है, और CO2 फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन जैव विविधता में वृद्धि इससे नहीं होती। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। और इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारा राइट आंसर है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को जो है निर्विरोध चुना गया, और उसके बाद 1939 का जो चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो है पट्टाभी सीतारामैया को उम्मीदवार बनाया गया, और उसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। बाकी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ये 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट ये 1917 में अध्यक्ष बनी, और पहली महिला अध्यक्ष बनी ये कांग्रेस की पहली महिला, ये आपको याद रखना है। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों ये है कि आपको हर प्रश्न से कम 3 से या 4 प्रश्न के आंसर मिले, फैक्ट्स मिले, और जो स्टिक आंसर है वो मिले, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में इसका बेनिफिट मिलता रहे। अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बिहार है। 2025-26 के बजट में मखाना बोर्ड बनाने का जो प्रस्ताव है वो बिहार राज्य से संबंधित है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो मखाना उत्पादक किसान हैं उनके लिए बाजार, कीमत और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड गठित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। ऑप्शन है बेसर, द्रविड़, नागर। भुवनेश्वर और पुरी दोनों उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है, और दोनों ही मंदिरों की नगरी है। तो इसमें कौन सी शैली से इन मंदिरों का निर्माण किया गया है, उससे पहले हम एक बार इन मंदिर शैली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत से संबंधित है, यानी कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं, और जो उत्तर भारत है वहाँ पर नागर शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया है। और तीसरा जो बेसर शैली है ये द्रविड़ और नागर दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। तो इस प्रकार ये तीनों जो हैं भारत में मंदिर निर्माण की शैली हैं, बेसर भी, द्रविड़ भी, नागर भी। लेकिन जो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित किए गए हैं। अगला हमारा ऑप्शन है प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। ये यहाँ पर 4 बंदरगाह दिए गए हैं। ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कांडला, कोचीन। इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है वो भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो चेन्नई हमारा राइट आंसर है। और चेन्नई में जो कृत्रिम बंदरगाह है ये 1881 में खोला गया या स्थापित किया गया। बाकी मुंबई महाराष्ट्र में है, कांडला गुजरात में है, कोचीन केरल में। अगला जो प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इसमें ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड।
तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो ओडिशा है। ओडिशा पूरे देश का लगभग 50% बॉक्साइट उत्पादन करता है, और बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एल्यूमिनियम उद्योग इसी पर संबंधित है। और उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, कोरापुट कालाहांडी, ये जो हैं दोनों जिले बॉक्साइट के उत्पादक जिले हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1968 में, 1980 में, 1986 में, 1972 में। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो 1972 है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। और ये जो अधिनियम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये वन्य जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को सुरक्षा, उनके अवैध व्यापार आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति में किस सदन के सदस्यों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों से, और डी है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो लोकसभा है। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा जो प्राक्कलन समिति है उसका मुख्य जो कार्य है वो सरकार के खर्चों का विश्लेषण करना होता है। सरकार जो खर्च करती है उसकी जांच करना। बाकी जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। लोकसभा इसको निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा ये ऊपरी सदन है और स्थायी है, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा में पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज विजेता बने हैं? ऑप्शन है मनु भाकर, संजय मल्होत्रा, गुकेश डोमा, राजू है ये, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो गुकेश है। गुकेश ये 18 वर्ष के विश्व चैंपियन बने, और इनका संबंध चेन्नई से है, चेन्नई तमिलनाडु, और ये फीडे विश्व चैंपियन बने सबसे कम उम्र के। अगला हमारा प्रश्न है 14वां, आत्मीय सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, दयानंद सरस्वती, और चौथा है स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। बाकी ऑप्शन को हम देखते हैं। राधाकांत देव, इन्होंने ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा नामक संगठन बनाया। दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्यालय जो है वो बेलूर मठ कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती? तो ये गैसें हैं, इनमें से हमें वो देखना कौन सी जिसका ग्रीन हाउस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन जो है एक निष्क्रिय गैस है जो कोई प्रभाव नहीं डालती। बाकी ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला हमारा प्रश्न है 16वां, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत या विलय की नीति को लागू किया? विलय की नीति मतलब हड़प की नीति। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड केनी। लेकिन इसमें चारों ही ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि जो हमारा प्रश्न है उसका जो सही आंसर है वो आएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय या हड़प की नीति को स्थापित किया था, और ये 1848 से 56 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे। बाकी ऑप्शन को अगर हम देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस,
जो थे इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, भूमि से संबंधित स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने 1798 में सहायक संधि व्यवस्था शुरू की, सहायक संधि। लॉर्ड बेंटिंग, इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई और इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया। लॉर्ड कैनिंग, ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और 1858 में इनको भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा पर कब्जा करने से पहले किसका नियंत्रण था, यानी कि वहां पहले किसका नियंत्रण था। तो आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से अपील है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कंप्लीट GS 360, इस पर आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर और बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ आपको मिलेंगे, जिससे आपका जो बेसिक है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। और बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप जीके या जीएस से संबंधित कोई भी परीक्षा या किसी भी परीक्षा का जो पार्ट है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसमें आगरा पर 1803 में जब अंग्रेजों ने अधिकार किया, उससे पहले ये किसके कब्जे में था। तो ऑप्शन है अफगान, मराठा या सिख है ये राजपूत। तो इनमें हमारा राइट आंसर है वो मराठा आएगा। जब 1803 में अंग्रेजों ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया तो उस समय आगरा और दिल्ली पर मराठों का कब्जा था और महादजी सिंधिया के शासनकाल में यह कब्जा किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, कौन से क्रांतिकारी संगठन का संबंध रामप्रसाद बिस्मिल से नहीं था। रामप्रसाद बिस्मिल जो भारत के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने अथक प्रयास किए, वो इनमें से किस संगठन से नहीं जुड़े थे। ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, शिवाजी समिति, अनुशीलन समिति, मातर देवी समिति। तो इसमें ये जो रामप्रसाद बिस्मिल थे ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी जुड़े थे, शिवाजी समिति से भी जुड़े थे, मातर देवी समिति से भी जुड़े थे, लेकिन इनका अनुशीलन समिति से संबंध नहीं था। और जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना 1902 बंगाल में की गई थी। ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना पी मित्रा, जतिंदर नाथ और वरिंदर कुमार घोष के द्वारा की गई। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।